हेलो बच्चा लोग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं आदित्य और स्वागत है आपका आपके खूबसूरत से चैनल गुप्ता ट्यूटोरियल्स जीटी पर। तो बच्चों, आज हम एक बहुत यूनिक चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, और वो क्या है, क्लास 10th का सैम्पल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आज जो क्लास होगी वो साइंस पोर्शन का फिजिक्स का पोर्शन होगा। अब मैं सिर्फ फिजिक्स पोर्शन क्यों बोल रहा हूँ बच्चों, तो ये साइंस पोर्शन का फिजिक्स का पोर्शन इसलिए है क्योंकि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों को अलग अलग करेंगे ताकि बच्चों को इसमें मिक्स, मतलब दिमाग ज़्यादा मिक्स ना हो। तो ताकि फिजिक्स का क्वेश्चन अलग से पढ़ ले, केमिस्ट्री का क्वेश्चन अलग से पढ़ ले और बायो का क्वेश्चन अलग से पढ़ ले। तो आज का जो क्लास होगा वो फिजिक्स को लेके होगा। हम बेस्ट कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट ही नहीं, 100% ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारा हर एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको नए वीडियो की अपलोड की जानकारी आप तक पहुंच जाए, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए और लाइक वगैरह भी वीडियो को कर लीजिएगा। ठीक है, सेकंड सजेशन थोड़ा सा आप लोग के लिए ये है कि जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, अगर आपको कुछ क्वेश्चन नोट करना हो तो वो नोट जरूर करके रखिए, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में वो आपको बहुत हेल्प करेगा, है ना। सारा चीज़ एक जगह पे रहेगा तो आपको वो रिवीजन करने में बहुत हेल्प होगा। ठीक है, तो मेरे पास सैम्पल पेपर के कुछ क्वेश्चंस हैं। आपको जो मैं क्वेश्चन बोलूँगा यहाँ स्क्रीन पे नीचे दिखने लगेगा और उसका सॉल्यूशन डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन करूँगा, क्वेश्चन में लिखूँगा नहीं, आपको क्वेश्चन दिखेगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम इज 5/4, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम विल बी। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन दिया क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू WRT, विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा मीडियम है बच्चों, रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, जो कि कितना है 5/4। अब देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से रिप्रेजेंट करता हूँ, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, n से, और किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, डेंसर का, तो मैं पहले क्या लिखूंगा, ND, ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में दिया है बच्चों, रेयरर मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखूंगा, कॉमा करके R, मतलब N मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, डेंसर का, किसके रिस्पेक्ट में, रेयरर मीडियम के रिस्पेक्ट में, जो कि कितना है 5/4 है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछता है सेम कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, मतलब जस्ट इसका उल्टा पूछ रहा है। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, पहले डेंसर का दिया था रेयरर मीडियम के रिस्पेक्ट में, अब रेयरर का निकालना है डेंसर के रिस्पेक्ट में, है ना, रेयरर मीडियम WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। बहुत मजा आएगा, आज यूनिक चीज सीखोगे आप। ठीक है, ये है क्वेश्चन मार्क, मतलब अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा चलो ये क्वेश्चन मार्क, मतलब अगर ऐसा फ्रेम करना चाहें तो क्या लिखेंगे, N किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेयरर मीडियम का, किसके रिस्पेक्ट में, डेंसर मीडियम के रिस्पेक्ट में, जो कि क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। चलिए अब बात को समझना है आपको ध्यान से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, मतलब जो आपके पास डेटा गिवन दिया हुआ था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू
रेयरर मीडियम जो कि 5/4 था, 5/4 था। अब यहाँ पे निकालना क्या है, जस्ट इसका उल्टा भाग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या है, रेयरर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। तो मैं क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। अगर इसको इन्वर्स करके लिखूं, उल्टा करके, तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। मतलब ये इसका इन्वर्स हुआ। और ये वैल्यू आपके पास दी हुई है कि नहीं दी हुई है, 1, और ये कितना है 5/4, 5/4। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ऊपर चला जाएगा 4, मतलब 4/5। ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये आप नोट कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लो आप इसको। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस बिटवीन फर्स्ट फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, ये पूछा है कि कॉन्वेक्स लेंस के अगर फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया जाए, व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फर्स्ट फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो पहले जैसा डायग्राम है वैसा करते हैं। लेंस कौन सा है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये बना लिया हमने क्या, कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या बना लिया हमने, कॉन्वेक्स लेंस। ये इसका क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ये क्या होगा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ये क्या है, इसका ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ कहीं पे क्या होगा, फर्स्ट फोकस F1। इधर कहीं पे क्या मान लेते हैं हम, C1 होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्ट को प्लेस कहाँ करना है, यहाँ पे, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फर्स्ट फोकस। ठीक है, अब अगर यहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस है तो ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, सॉरी आंसर क्या पूछ रहा है, वो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, आपको दिख रहा होगा। तो हम इस डायग्राम को तो पहले कंप्लीट करते हैं कि इमेज कहाँ बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट, मैं ऑब्जेक्ट को क्या मान लूँ, ए और बी। अगर ऑब्जेक्ट ए बी F1 और ऑप्टिकल सेंटर मतलब फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है, तो इमेज बनेगा कहाँ। देखिए एक तो ये जाएगा ऐसे, और यहाँ से ये कहाँ निकल जाएगा, सीधे, मतलब ये कौन से पॉइंट से, F2 से। ये आपको पता होगा कि पैरेलल लाइट जाके और फोकस पॉइंट से जाता होगा। और दूसरा लाइट कहाँ से जाएगा बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से। ये तो ये अगर दोनों का इमेजिनरी लाइन आप मिलाओगे, ठीक है, तो ये कहाँ पे बना, ये बन गया इमेज। ये क्या बना, इमेज बना। इसका नाम क्या दे दो, अगर ये ऑब्जेक्ट है ए बी तो ये इमेज क्या होगा, ए डैश और बी डैश। ध्यान दीजिए, अब ऑप्शन को अगर ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है, ऑप्शन को अगर ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑन सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट बिटवीन फर्स्ट फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। सेम साइड पे कहाँ, ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच। नहीं, ये ऑप्शन तो गलत है ना भाई, ऑब्जेक्ट रखा है फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, इमेज नहीं बन रहा है वहां। सेकंड ऑप्शन को थोड़ा इग्नोर मारते हैं। थर्ड को देखिए, सी देखिए, ऑन अपोजिट साइड ऑफ, तो यहीं पे हो जाएगा ये आंसर गलत। क्यों, क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही इमेज बना है। अपोजिट साइड मीन्स कि इधर, तो इधर तो इमेज बन नहीं रहा है, सेम साइड। और फोर्थ ऑप्शन भी क्या है, ऑन द अपोजिट साइड, तो ये भी गलत होगा। ए, सी और डी ये ऑप्शन हुए गलत। अब आते हैं ऑप्शन बी पे, फिर लेते हैं क्यों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी तो चलो आपको पता चल गया सही है, लेकिन क्यों है समझिए। हाँ ठीक है, देखिए क्या लिखा है,
ऑन सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट एंड अवे फ्रॉम द फर्स्ट फोकस। देखिए ध्यान से क्या बोला है, ऑन सेम साइड ऑफ द लेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड अवे फ्रॉम द फोकस। देखो अवे फ्रॉम द फोकस एंड सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये जो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, वो होगा आंसर सही। देखिए ये एक ऐसा कंडीशन है, कॉन्वेक्स लेंस पे कुल कितने कंडीशन होते हैं इमेज फॉर्मेशन के? 6 कंडीशन। 6 कंडीशन मतलब जब ऑब्जेक्ट को आप इनफाइनाइट पे रखते हो, ये पहला केस, और यहाँ से लेके कुल कितने केस होते हैं? 6 केस। देखिए फर्स्ट से लेके 5 केस तक इमेज हमेशा कहाँ बनेगा? अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब इधर ऑब्जेक्ट है तो पहला से लेके 5वां तक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ में इमेज अपोजिट साइड ऑफ द इमेज, मतलब इधर बनेगा। लेकिन ये 6वां केस जो ऐसा होता है, सिर्फ यही एक ऐसा केस है कॉन्वेक्स लेंस का कि इसमें इमेज सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनेगा। इसका नेचर कैसा होता है 6th केस वाले का? ये होता है बच्चों वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये 1 से 5 वाला केस अपोजिट साइड में बन रहा है ऑब्जेक्ट का, तो ये कैसा नेचर का होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये भी आप कॉपी में अपने नोट कर सकते हो अलॉन्ग विथ दिस क्वेश्चन, इन्वर्टेड। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या सीखा? ये कॉन्सेप्ट तो सीखा ही सीखा, कॉन्सेप्ट ये सीखा, ये मैं आपको अलग से और बता दूंगा जब क्लासेस लगेंगी कि 1 से 5 तक का केस क्या क्या होता है। कि पहले इनफाइनाइट पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, फिर बियॉन्ड, मतलब अलग अलग केस हैं सारे। ठीक है, तो फर्स्ट केस से 5 केस पे इमेज जब अपोजिट साइड पे बनेगा तो उसको बोलेंगे कि इमेज का नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। और 6वां केस, जो कि ये केस आपको दिख रहा है, जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया है? F1 फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में, तो इमेज का नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों? क्योंकि सेम साइड पे बना है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बना है। और रियल एंड इन्वर्टेड में क्या होता है? अपोजिट, मतलब इधर है तो इमेज इधर बनेगा, और इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इधर इधर, ऐसे नहीं बनेगा, इधर इधर नीचे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिए। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स आर यूज्ड टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन हेडलाइट्स? ठीक है, ध्यान से समझिए इसको। ये सीधा सीधा किसके ऊपर बेस्ड है? यूज ऑफ कॉनकेव मिरर और यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए इसको 2 पार्ट में आपको बता ही देते हैं कि कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ पे होता है और कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो पहली बात 2 पार्ट में इसको तोड़ लेते हैं। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, और दूसरे साइड पे हम क्या लिखते हैं? यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। हम स्टार्ट करते हैं पहले यहीं से। कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ किया जाता है? पहला रियर व्यू। रियर व्यू का मतलब होता है कि जब आप गाड़ी चला रहे हो तो पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए जो मिरर का, साइड मिरर का यूज करते हो, वही होता है रियर व्यू। ठीक है, नहीं देखोगे तो पीछे वाला उड़ा के आपको चला जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, फिर आप लगाते रहना फिजिक्स का क्वेश्चन, ही हवा में उड़ना, फिर रियर व्यू। ठीक है, दूसरा है स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट, हाँ वही स्ट्रीट लाइट। जब रात को आप किसी भी स्ट्रीट के नीचे बैठ के बादाम खाते हो, चना खाते हो, और छोड़ जाने दो। थर्ड रियर व्यू, स्ट्रीट लाइट। और थर्ड है सन ग्लासेस।
हाँ, वही काली काली आंखों में, काले काले जो चश्मे पहनते हो, काली काली आंखों में, ठीक है, तो वही सन ग्लासेस, ठीक है। तो सन ग्लासेस का भी यूज कहाँ होता है, कौन से, कॉन्वेक्स मिरर का बना होता है। तो ये 3 में मेन यूज आप याद रखिए। अब आते हैं कॉनकेव मिरर पे। क्वेश्चन एक बार और देखिए आप, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर आर यूज टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन हेडलाइट्स। हेडलाइट्स में क्या क्या यूज होते हैं, तो देखिए ये है, आप लिख लीजिए अच्छे से। देखिए पहला यूज होता है ऑटो मोबाइल्स एंड मोटर व्हीकल्स हेडलाइट, मतलब जो ऑटोमोबाइल और मोटर व्हीकल होते हैं उनके हेडलाइट में जो मिरर यूज होगा उसमें यूज होगा। दूसरा टॉर्च लाइट, हाँ, जब रात को बत्ती गुल हो जाती है तो आप ऐसे टॉर्च जलाते हो और सामने अचानक आपके भूत, ठीक है, हाँ हाँ, वही टॉर्च लाइट। थर्ड है रिफ्लेक्टर्स। जितने भी रिफ्लेक्टर्स यूज होते हैं वो भी किससे बने होते हैं, कॉनकेव मिरर से बने होते हैं। तो आप एकदम क्लियर रखिए, कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ होगा, ऑटोमोबाइल्स, मोटर एंड व्हीकल हेडलाइट, दूसरा क्या है टॉर्च लाइट में, और थर्ड रिफ्लेक्टर में। कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ होगा, रियर व्यू, पीछे वाली गाड़ियों को आने जाने के लिए जो यूज करते हो आप, पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए या पीछे के व्यू को देखने के लिए। सेकंड क्या है, स्ट्रीट लाइट में जो मिरर यूज होता है वो भी किसका बना होता है, कॉन्वेक्स मिरर का। और सन ग्लासेस, जो काले काले सन ग्लासेस आप पहनते हो धूप से बचने के लिए, वो भी किसका बना होता है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर का होता है, ठीक है। नोट करिए आप, फिर अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, इट्स फॉर्म अ रियल इमेज। कैसा इमेज क्रिएट कर रहा है, रियल इमेज 3 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उससे 3 टाइम्स इमेज बन रहा है, वो भी कैसा, रियल। द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, मतलब मिरर से इमेज का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है। मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन भी दिया हुआ है, क्योंकि बता दे रहा है कि इमेज 3 टाइम्स बड़ा बना है भैया, मतलब 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उससे 3 गुना ज़्यादा इमेज होगा। तो गिवन में देखिए, गिवन में क्या क्या है आपके पास, गिवन में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है। देखिए न्यूमेरिकल बनाने का सबसे खूबसूरत कॉन्सेप्ट यह है, बहुत बच्चे पूछते हैं, इवनली आज भी एक बच्ची पूछ रही थी कि सर न्यूमेरिकल कैसे बनाएं। कुछ न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। तो देखो सारे न्यूमेरिकल्स ही हैं। पहले न्यूमेरिकल्स में आप देखो कि क्या दिया गया है, जो भी दिया गिवन देखो क्या फाइंड करना गया है, तो जो गिवन है और जो फाइंड करना है उसको लेके क्या फॉर्मूला आप पढ़े हो, क्या फॉर्मूला बन सकता है, तो वहाँ से आप आराम से फाइंड कर सकते हो। जैसे देखते हैं इस क्वेश्चन पे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बच्चों, 10 सेंटीमीटर, होप सो, हाँ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो याद रखो कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे शो करते हैं, यू से, और यू हमेशा क्या लेते हैं, माइनस में। ये साइन कन्वेंशन में आप लोग पढ़े हो। साइन कन्वेंशन क्या है कि कोई भी मिरर या कोई भी लेंस है, मैं लेंस ही ले लेता हूँ, ये साइन कन्वेंशन मिरर और लेंस दोनों पे सेम होता है। तो जिधर ऑब्जेक्ट है उधर का सारा वैल्यू किस में लेते हैं हम, नेगेटिव, क्योंकि वाइट लाइट इधर ही से इंसिडेंट होती हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिधर से वाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है या जिधर ऑब्जेक्ट है उधर का सारा वैल्यू मेजरमेंट किस में होगा, निगेटिव। तो ये डिस्टेंस u, तो इसलिए इसको क्या लिखोगे, नेगेटिव 10 सेंटीमीटर। मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ कि u और v
प्लस माइनस बुक में नहीं देखे, बुक में दिया नहीं होता है, ये आपको साइन कन्वेंशन से समझना होगा। ठीक है, चलिए देखिए 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अब क्वेश्चन में क्या है कि जो इमेज है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है, 3 टाइम्स मोर देन है, किससे? ऑब्जेक्ट से। मतलब मैग्निफिकेशन दिया है, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू 3। अब सवाल ये उठता है कि सर +3 कि -3? तो इमेज कैसा है बच्चों? रियल है, तो रियल के लिए क्या लेते हैं? नेगेटिव। याद रखना, ये भी कॉन्सेप्ट लिख लो कि मैग्निफिकेशन अगर आपको रियल है तो कैसा नेचर का होगा? नेगेटिव। और मैग्निफिकेशन अगर वर्चुअल है तो कैसा नेचर होगा उसका? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। देखो मैग्निफिकेशन मिल गया, हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज। आराम से समझिए, डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज किससे से होता है? v से, और v इक्वल टू भी तो है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए u m v, और ये है क्या? मिरर है कि लेंस है? मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि लेंस से? मिरर से। तो मिरर से जो रिलेटेड क्वेश्चन का मैग्निफिकेशन होता है, मिरर से रिलेटेड जो मैग्निफिकेशन होता है, मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर किससे शो होता है? मैग्निफिकेशन स्मॉल m, और वो क्या होता है? -v अपॉन u इक्वल टू hi/ho। मतलब -v डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, hi हाइट ऑफ इमेज, ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा फॉर्मूला है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो हम इसको क्या करते हैं? यहाँ से हटा देते हैं। तो फॉर्मूला आपके पास ये बना, किसका? मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर का। आप क्वेश्चन बनाते समय ध्यान से देखना कि क्वेश्चन में मिरर दिया है कि लेंस दिया है, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। गड़बड़ क्यों करोगे? ध्यान दो, ये मिरर है तो मिरर का मैग्निफिकेशन ये होता है। अगर लेंस का मैग्निफिकेशन लिखते तो क्या लिखते? m इक्वल टू वी अपॉन यू। देखिए अंतर है कि नहीं? यहाँ माइनस है, यहाँ नहीं है। मतलब जब मिरर का मैग्निफिकेशन आप लिखोगे तो ये होता है m इक्वल टू -v अपॉन यू, लेकिन जब लेंस का मैग्निफिकेशन लिखोगे तो होता है m इक्वल टू v अपॉन यू, माइनस नहीं होता। तो हम क्या करना है? मिरर। ठीक है, तो m कितना दिया है हमारे पास क्वेश्चन में? -3, तो मैंने ले लिया -3 इक्वल टू ये -v निकालना है तो चुपचाप v लिख लीजिए। u कितना दिया है बच्चों? ध्यान से देखिए, -10। ये देखिए माइनस और माइनस कट गया तो क्या लिखोगे आप? -3 इक्वल टू वी अपॉन 10। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा? 10 इंटू 3, 10 इंटू -3, मतलब v इक्वल टू 10 इंटू में क्या हो गया? -3। तो v का वैल्यू आ गया -30 सेंटीमीटर। मिरर में अगर v का वैल्यू नेगेटिव आता है तो हम इसका मतलब क्या समझते हैं कि इमेज कैसा बना है? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो इमेज तो रियल क्वेश्चन में ही दे रखा था, इन्वर्टेड। तो ये याद रखिए, v अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो हम क्या समझेंगे कि वो वर्चुअल और इरेक्ट आया है, लेकिन यहाँ v निगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर आई थिंक ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 और जो 6 है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, कुछ दिक्कत हो तो पूछ लीजिए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 और 6। पहले 5 देखते हैं। ये असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन में आपको क्या बताना होता है
कि अगर असर्शन रीजनिंग का एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, बोथ ट्रू एंड फॉल्स जो भी है, तो पहले तो स्टेटमेंट आप पढ़ो। असर्शन दिया हुआ है कॉन्वेक्स मिरर इज प्रीफर्ड टू रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, तो ये तो सही बात है। मतलब क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका असर्शन सही है। यहीं पे लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का असर्शन सही है। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में अभी आपने पढ़ा था यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में कि कॉन्वेक्स मिरर किसके लिए यूज किया जाता है, व्हीकल के रियर व्यू, पीछे देखने के लिए। रीजन क्या दे रहा है, द फील्ड व्यू ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज लेसर देन दैट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। मतलब समझ रहे हो आप? बताइए आप पहले, फिर बात करते हैं। ये बच्चों इसका जो रीजन है वो है गलत। क्यों? क्योंकि किसी भी कॉन्वेक्स मिरर का जो एरिया होता है वो लेजर नहीं होता है, कम नहीं होता है, वो बहुत बड़े एरिया को एक छोटे से मिरर में कवर कर लेता है। तो ये जो ऑप्शन होगा, रीजन होगा, वो गलत होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, द फील्ड व्यू ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज लार्जर, यहाँ लार्जर होना चाहिए था लेजर के जगह, तब ये सही होता, बट ये रीजन गलत है। तो इसके लिए कौन सा आप सही करोगे, ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, ये भी हुआ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 है डेंसर द मीडियम लेसर द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। मतलब जो डेंसर में इस लाइट की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी इन बाय कंपेयर ऑफ मीडियम। तो ये तो एकदम सही बात है, असर्शन सही होगा। और रीजन जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो ये भी एकदम सही बात है बच्चों। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, पहला क्वेश्चन, हाँ पहले क्वेश्चन पे हमने देखा था, ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन पे हमने देखा था कि अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ डेंसर का, किसके रिस्पेक्ट में, रेयरर के रिस्पेक्ट में, तो इसको क्या लिखते थे, एन डी अपॉन एन आर। ठीक है, मतलब जिसका आप निकाल रहे हो उसको न्यूमरेटर में रखो, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसको कहाँ रखो, डेंसर में, सॉरी डिनोमिनेटर में। फिर से जिसका आप निकाल रहे हो उसको कहाँ रखोगे, न्यूमरेटर में, और जिसके कंपेयर में निकाल रहे हो, जिसके रिस्पेक्ट में, उसको कहाँ रखोगे, डिनोमिनेटर में। ये किसके लिए होता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। जैसे एक और लिखूँ मैं, एन आर डी, मतलब किसका निकाल रहे हो, रेयरर मीडियम का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, डेंसर के, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो ये दो चीज तो क्लियर है। देखिए ये जो चीज था ये सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही था, लेकिन यहाँ पे जो रीजन में है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, तो ये एकदम सही बात है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है n, ये वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके, वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर मैं, ध्यान दीजिए, अगर मैं क्या निकाल लूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, लेकिन इक्वल टू में मैं क्या लिखूं, वेलोसिटी के लिए रिलेशन लिखूं, तो क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ रेयरर मीडियम ऑफ वेलोसिटी ऑफ डेंसर मीडियम। देखिए ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला में ध्यान दीजिए आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, मतलब मुझे डेंसर का चाहिए था तो मैंने डेंसर को न्यूमरेटर में रखा, रेयरर के रिस्पेक्ट में रखना था तो कहाँ रखा मैंने, डिनोमिनेटर में। लेकिन यहाँ हो रहा है उल्टा, यहाँ किसका किसका रिलेशन था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही था, लेकिन यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन किससे है, वेलोसिटी से। तो देखिए डेंसर का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन लिख क्या रहे हो, वेलोसिटी का रेशियो, तो वेलोसिटी किसका आएगा, डेंसर का नहीं, रेयरर का, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो ये आप याद रखिए कॉन्सेप्ट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? इसके लिए ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजनिंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो ये आज टॉप 5 से 6 क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। देखिए क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन के अंदर ना बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। आप उसको समझिए और उसको पूरा नोट डाउन करिए, एक अलग से कॉपी बना लीजिए। आप उसको इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं उसको लिखिए, लिख के आप कंपेयर करिएगा। क्वेश्चन अभी आपको आगे भी बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं, आगे फिर से आऊँगा मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके। बस आप वीडियो देख रहे हो तो उसको दबा के लाइक करो और फिर आगे करेंगे क्वेश्चन। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।